नमस्कार साथियों, ज्ञान समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम लोग मुग़ल साम्राज्य के अकबर से संबंधित विगत वर्षों में जो प्रश्न आ चुके हैं उनको एक एक करके देखेंगे, जो हमारी आगामी परीक्षा में एक नींव के रूप में काम करेगा। इसी संदर्भ में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? काबुल, लाहौर, सरहिंद या कालानौर? आंसर होगा कालानौर। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के निकट कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। इस समय अकबर की आयु 14 वर्ष से कम की थी। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त थे और बैरम खां उसके संरक्षक थे। तो आंसर हो जाएगा इसका कालानौर। अगला सवाल है, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। ये एकदम करेक्ट है। दूसरा ये कि यह उपाधि साम्राज्य के वज़ीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई, तो ये इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो सही कथन केवल एक है, आंसर हो जाएगा सी। देखिए, बैरम खां अकबर का प्रारंभिक संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील यानी वज़ीर नियुक्त किया था और इसी वज़ीर नियुक्ति के साथ ही अकबर ने उसे खाने खाना की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया था। इसलिए केवल एक करेक्ट होगा और दो इनकरेक्ट होगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति? इसका आंसर होगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। देखिए, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य मेवाड़ के शासक राणा प्रताप को मुगलों के अधीन लाना था। अप्रैल 1576 में अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में राणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना भेजी थी। गोगोंडा के निकट हल्दी घाटी दर्रे में ये युद्ध हुआ, जिसके बाद राणा प्रताप को अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो राइट आंसर होगा इसका 1576। 1576 में ये युद्ध लड़ा गया। इसमें मुग़ल बादशाह अकबर की तरफ से सेनापति मान सिंह और आसफ़ खां थे, वहीं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के मध्य ये युद्ध 1576 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान और शक्ति सिंह? राइट आंसर हो जाएगा इसका हकीम खान। 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगान सेनापति हकीम खान सूर कर रहे थे। राणा की सेना में राजपूत योद्धाओं के अतिरिक्त अफगानों की एक टुकड़ी और भीलों की एक छोटी टुकड़ी भी शामिल थी। युद्ध में राणा ने मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध नीति का सहारा लिया था। तो आंसर हो जाएगा हकीम खान। अगला सवाल है, हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो इसका ऑप्शन है इब्राहिम गारदी, हकीम सूर, टार्डी बेग और महमूद लोदी। आंसर होगा इसका हकीम सूर। महाराणा प्रताप की सेना में राजपूत योद्धाओं के साथ एक महत्वपूर्ण अफगान सैन्य टुकड़ी भी थी। इस अफगान सैन्य टुकड़ी का कुशल नेतृत्व वीर सेनापति हकीम खान सूर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? आंसर होगा हकीम खान सूर। और ये सेना मुग़ल सेनापति की बात करें तो मान सिंह और हकीम खान सूर का नेतृत्व ये दर्शाता है कि यह जो युद्ध था वो धार्मिक ना होकर के पूर्णतः राजनीतिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग का एक कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी एक नगर की स्थिति दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी सही जानकारी देता है? तो इसका आंसर होगा 1606 में अकबर, ए में गोंडवाना है और बी में लाहौर है। ये मानचित्र 1605 में अकबर के विस्तृत साम्राज्य को दर्शाता है। मानचित्र में ए संकेत
मध्य भारत में गोंडवाना राज्य को चिन्हित करता है, जो इस समय साम्राज्य से बाहर दिखाया गया है। वहीं बी जो संकेत है वो उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित महत्वपूर्ण मुगल नगर लाहौर को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे, तो बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौड़ों से या सिसोदियों से? तो आंसर होगा इसका कछवाहों से। देखिए, अकबर ने सबसे पहले कछवाहा राजपूतों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। 1562 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यात्रा के दौरान सांगानेर में आमेर के राजा भारमल या बिहारी मल ने उसकी अधीनता स्वीकार की थी। राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई या जोधाबाई का विवाह सांभर में अकबर के साथ कर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कछवाहों से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? राठौर, सिसोदिया, कछवाहा या चौहान? आंसर होगा इसका कछवाहा। आमेर, जो कि वर्तमान जयपुर का भाग है, यहाँ कछवाहा राज परिवार मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत वंश था। यह वैवाहिक गठबंधन अकबर की कूटनीतिक राजपूत नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कछवाहा। अगला क्वेश्चन है, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीमुद्दीन चिराग देहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या शेख फरीद गजे शकर? आंसर होगा इसका मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए, अकबर की सूफी मत में गहरी आस्था थी और वे चिश्तिया संप्रदाय का सबल समर्थक था। वह अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दर्शन के लिए अक्सर पैदल यात्रा करता था। इसके अतिरिक्त वह फतेहपुर सीकरी के सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का भी अत्यधिक सम्मान करता था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर को या पीर मोहम्मद खां को? आंसर होगा इसका अधम खां को। देखिए, अकबर ने अपनी धाय माँ माहम अंगा के पुत्र अधम खां को स्वयं मृत्युदंड दिया था। कारण था कि अधम खां ने अकबर के अत्यंत विश्वास पात्र प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी और क्रोधित होकर अकबर ने उसे महल की छत से नीचे फेंकवा दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधम खां। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? आमेर यानी अंबर, मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर? आंसर होगा इसका मेवाड़। देखिए, मेवाड़ राज्य ने कभी भी स्वेच्छा से अकबर की संप्रभुता नहीं स्वीकारी थी। यहाँ के प्रतापी शासक महाराणा प्रताप ने आजीवन मुगलों से कड़ा संघर्ष किया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने अंततः 1615 में बादशाह जहांगीर के समय शांति संधि की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? बीकानेर के राजा राय सिंह, मारवाड़ के राव चंद्रसेन, आमेर के राजा भारमल या मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह? तो इसका आंसर होगा मारवाड़ के राव चंद्रसेन। देखिए, मारवाड़ यानी जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन ने महाराणा प्रताप की ही भांति मुगलों के समक्ष कभी समर्पण नहीं किया था। 1565 में मुगलों के द्वारा खदेड़े जाने के बाद उन्होंने सीवाना, सोजत और पहाड़ी क्षेत्रों से मुगलों पर छापामार आक्रमण जारी रखे। निरंतर संघर्ष करते हुए 1581 में इनकी मृत्यु हो जाती है और निरंतर संघर्ष करते हुए मृत्यु हो जाती है, तो ये कभी समर्पण अपना नहीं करते हैं। आंसर हो जाएगा मारवाड़ के राव चंद्रसेन। अगला क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती ये कहाँ की रानी थी? मंडला, मांडू, असीरगढ़ या रामगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा मंडला। देखिए, वीरांगना रानी दुर्गावती गोंडवाना यानी गढ़कटंगा राज्य की शासिका थी, जिसका प्रमुख केंद्र मंडला था। 1564 में अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में इस
पूर्वी प्रदेश को जीतने के लिए सेना भेजी थी। रानी ने अपने अल्पवयस्क पुत्र यानी वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में मुगलों का अत्यंत वीरतापूर्वक सामना किया था और वीरगति को ये प्राप्त कर गई थीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंडला। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? शहज़ादा सलीम, अब्दुल रहीम खाना, शहज़ादा मुराद या शहज़ादा दानियाल? तो इसका आंसर होगा शहज़ादा सलीम। देखिए, अकबर के नवरत्नों में शामिल अबुल फजल की हत्या शहज़ादा सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से भी जानते हैं, इनके षड्यंत्र का परिणाम थी। जब सलीम ने इलाहाबाद में विद्रोह किया था तो अकबर ने 1602 में अबुल फजल को दक्षिण भारत से वापस बुलाया। मार्ग में सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। तो आंसर हो जाएगा इसका शहज़ादा सलीम। अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो प्रश्न अभी तक हम लोगों ने देखे। अगर हम अकबर के राज्याभिषेक की बात करें तो 14 फरवरी 1556 को कालानौर, जो कि पंजाब के गुरदासपुर के पास है, वहाँ पे इनका अल्पवयस्क आयु यानी 14 वर्ष में इनका राज्याभिषेक होता है। उस समय इनके संरक्षक थे बैरम खां। बैरम खां अकबर के वज़ीर थे यानी वकील थे और इनको सर्वोच्च उपाधि इन्होंने खाने खाना की दी थी। हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो ये 1576 ईस्वी में हुआ था, जिसका उद्देश्य राणा प्रताप को मुग़लों के अधीन लाना था। इस समय मुग़ल सेनापति थे मान सिंह जी। महाराणा प्रताप की सेना में मुख्य अफ़गान सेनापति थे हकीम खान सूर और इसी सेना में भीलों की भी एक टुकड़ी शामिल थी। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कछवाहा वंश से स्थापित किया, जिसमें आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई यानी जोधाबाई से अकबर का विवाह किया था। धार्मिक आस्था की बात करें तो अकबर चिश्तिया संप्रदाय के समर्थक थे और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे ये अक्सर पैदल यात्रा करते थे और सर्वाधिक यात्रा भी इन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती की। और कठोर दंड की बात करें तो प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या करने के कारण महामंगा के पुत्र अधम खां को अकबर ने स्वयं मृत्युदंड दिया था और छत से उल्टा करके इन्होंने फिकवा दिया था। स्वतंत्रता का निरंतर संघर्ष देखें तो मेवाड़ में महाराणा प्रताप और मारवाड़ में राव चंद्रसेन ने मुग़लों की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार नहीं की थी। तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना अभियान 1564 ईस्वी में हुआ। इसमें मुग़ल सेनापति आसफ़ खां ने गढ़कटंगा यानी मंडला की रानी दुर्गावती से ऐतिहासिक युद्ध किया था और रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हो गई थी। अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में शहज़ादा सलीम यानी जहांगीर के निर्देश पर उनके मित्र बुंदेला सरदार वीर सिंह देव के द्वारा कर दिया गया था। साम्राज्य की सीमा की बात करें तो 1605 में मुग़ल साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा पर लाहौर तक इनका शासन था। मध्य भारत का गोंडवाना जो था वो लंबे समय तक स्वतंत्र था मुग़ल साम्राज्य से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? पहला कि अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। दूसरा, प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता। तीसरा है अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न और अकबर की धार्मिक नीति। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए यानी अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। ये मतलब इनके राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है कि अकबर ने इस्लाम धर्म त्याग दिया। बाकी तीनों हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था, ये कथन उसे राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने के संदर्भ में गलत है। अकबर एक पहला मुस्लिम शासक था जिसने अनुभव किया कि साम्राज्य की दृढ़ता के लिए बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग अनिवार्य है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उसकी समान शासन व्यवस्था, समान अर्थ एवं लगान व्यवस्था, योग्यताओं के आधार पर राज्य की सेवा, राजपूतों से वैवाहिक संबंध और सभी धर्मों के प्रति आदर सहिष्णुता ने उसे एक राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा दिया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
क्वेश्चन है कि अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। तो इसमें सभी सही होगा, आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी डी सभी सही हैं। देखिए अकबर की लोकप्रियता के पीछे उसकी प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का समग्र योगदान था। मनसबदारी प्रथा की बात करें तो साम्राज्य के सफल सैन्य और नागरिक प्रशासन का आधार बनी थी। धार्मिक नीति के तहत 1562 में दास प्रथा का अंत, 1563 में तीर्थ यात्रा कर का अंत, 1564 में जजिया कर की समाप्ति कर उसने हिंदू मुस्लिम में एकता बढ़ाई थी। सामाजिक सुधार की बात करें तो बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने में इन्होंने ठोस प्रयास किए थे। वहीं भू राजस्व व्यवस्था के तहत टोडरमल के द्वारा स्थापित दहसाला और जाप्ती प्रणाली ने किसानों और राज्य दोनों को स्थिरता प्रदान की थी। इस प्रकार चारों ही ऑप्शन सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं और अकबर। आंसर हो जाएगा इसका अकबर। देखिए 1562 में देखा जाए तो इन्होंने दास प्रथा का अंत किया, 1563 में तीर्थ यात्रा और 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। मुग़ल बादशाह अकबर ने अपनी उदार धार्मिक नीति के तहत 1563 में हिंदू पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर यानी पिलग्रिम टैक्स को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त उसने 1564 में गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य बहुसंख्यक जनता का विश्वास जीतना था और साम्राज्य में धार्मिक सद्भाव स्थापित करना भी इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगज़ेब। आंसर होगा इसका अकबर। अकबर को इतिहास में एक महान और प्रबुद्ध निरंकुश यानी एनलाइटेंड डेस्पोट शासक के रूप में जाना जाता है। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था और सत्ता पूर्णतः उसी में निहित थी। हालांकि उसने अपनी सत्ता का प्रयोग प्रजा के कल्याण, धर्मनिरपेक्षता और समान न्याय के लिए किया था। विद्वानों ने उसकी तुलना प्रशा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ से की थी। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा अकबर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले दिया है आमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, दूसरा तुकारोई का युद्ध, तीसरा मालवा पर मुगल आक्रमण और चौथा है उड़ीसा पर कररानी की विजय। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले इनका मालवा पर मुग़ल आक्रमण होता है 1561 में और मुग़ल मालवा पर आक्रमण 1561 में होता है और ये युद्ध बाज बहादुर के विरुद्ध होता है। सेकंड नंबर पे आ जाएगा, मालवा आ गया पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे आ जाएगा आमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह जो कि 1562 में होता है। ये राजा भारमल की पुत्री थी हरकाबाई या जोधाबाई से इनका विवाह होता है। फिर आते हैं उड़ीसा पर कररानी की विजय, ये होती है 1568 में और यहाँ पे सुलेमान कररानी के द्वारा उड़ीसा पर अधिकार होता है। फिर अंत में होता है तुकोराई का युद्ध। तुकोराई वॉर जो होता है वो 1575 ईस्वी में मुग़ल और दाऊद खान कररानी के मध्य होता है। तो इस प्रकार सही क्रम होगा इसका 3-1-4-2 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सबसे पहले मालवा में बाज बहादुर के विरुद्ध, सेकंड नंबर में आमेर में ये विवाह करते हैं हरकाबाई से। फिर इसके बाद 1568 में उड़ीसा में ये वॉर करते हैं। फिर अंत में तुकोराई का वॉर करते हैं 1575 में। आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी वंध्या हो? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, अकबर या उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा इसका अकबर।
देखिए, मुगल सम्राट अकबर ने समाज सुधार की दृष्टि से यह नियम बनाया था, एक पुरुष को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए। अपवाद और विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने एक्सेप्शन दिया था कि दूसरा विवाह केवल पहली पत्नी के वंध्या यानी संतानहीन होने पर ही मान्य होगा, और हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार भी दिया गया था, और सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास भी अकबर के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, उनका हमें चयन करना है। पहला, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, ये ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही सही हैं। देखिए, पहला कथन क्यों सही, क्योंकि अकबर ने बाल विवाह रोकने के लिए लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 16 और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की थी। कथन दूसरा सही क्यों है, क्योंकि अकबर ने विवाह के मामलों में लड़कियों को अधिकार दिया कि वे अपने अभिभावकों के दबाव में आए बिना स्वयं की इच्छा से विवाह कर सकती हैं। ये दोनों कदम 16वीं शताब्दी के दृष्टिकोण से अत्यंत प्रगतिशील सामाजिक सुधार थे। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का शासन जाना जाता था क्षेत्रों को जीतने के लिए, करेक्ट है। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, ये भी सही है। न्यायिक प्रशासन के लिए, ये भी सही है। उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए, ये इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, बी राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। अकबर का शासन उसके विशाल साम्राज्य विस्तार यानी क्षेत्रों को जीतने के लिए और सुदृढ़ प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। चौथा कथन क्यों गलत है, क्योंकि अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं बल्कि धार्मिक उदारता और सहिष्णुता के लिए जाना जाता था, और इसने सुलह कुल की नीति भी स्टार्ट की थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? दीवान, मीर बख्शी, मीर समन या बख्शी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर बख्शी। देखिए, अकबर के पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन में सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी मीर बख्शी होता था। इसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसका मुख्य कार्य सैन्य प्रशासन और संगठन को संभालना था। इसके प्रमुख कार्य सैनिकों का वेतन तय करना, मनसबदारों की सूची रखना, बादशाह के समक्ष उनकी नियुक्ति प्रस्तुत करना और सैनिकों की भर्ती करना, शस्त्रों की व्यवस्था करना और घोड़ों को दागने की प्रथा का निरीक्षण करना इनका मुख्य कार्य था। तो आंसर हो जाएगा मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी या आईने दहशाला? तो अकबर की सैन्य व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। साम्राज्य विस्तार और शांति के लिए संगठित सेना के लिए अकबर ने 1573-74 में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन शुरू किया। 1574-75 में उसने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिकों को संगठित किया। मनसब का अर्थ होता था पद या श्रेणी। मनसबदार वह अधिकारी होता था जिसे सेना या प्रशासन में यह पद प्राप्त था। यह प्रणाली दशमलव प्रणाली पर आधारित होती थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा मनसबदारी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने के लिए, सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए, धार्मिक सद्भाव की स्थापना के लिए, या स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। देखिए, मनसबदारी प्रथा लागू करने का मुख्य और व्यापक उद्देश्य साम्राज्य में एक स्वच्छ और सुव्यवस्थित प्रशासन सुनिश्चित करना था। इस व्यवस्था के तहत नागरिक और सैन्य दोनों प्रशासनों को एक सूत्र में पिरोया जाता था। अधिकारियों यानी मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति और वेतन सीधे सम्राट के द्वारा तय किए जाते थे, जिससे प्रशासन में भ्रष्टाचार कम हुआ और सम्राट का नियंत्रण मजबूत हुआ। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है,
अकबर के द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आसफ खां, मुनीम खां, मुजफ्फर खां तुर्बती या राजा टोडरमल? तो इसका सही आंसर होगा तुर्बाती। देखिए, दीवान शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिसका उपयोग खलीफा उमर के काल में खजाना विभाग के लिए शुरू हुआ था। अकबर के शासनकाल में दीवान पद आर्थिक मामलों और राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अकबर के द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति मुजफ्फर खां तुर्बाती था। उसके बाद टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर ने भी इस पद को सुशोभित किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका मुजफ्फर खां तुर्बाती। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? अफ़गानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया या फ़ारस? इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। देखिए, मुग़ल मनसबदारी प्रणाली का मूल स्रोत मध्य एशिया मंगोलिया की सैन्य व्यवस्था थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन सबसे पहले चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था, जो कि दशमलव प्रणाली पर आधारित था। यद्यपि अकबर ने इसे अपनी परिस्थितियों के अनुसार काफ़ी हद तक नवीन रूप दे दिया था, परंतु मूलतः यह मंगोल सैन्य विभाजन से ही प्रेरित था, यानी वहाँ से उधार ली गई ये प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण से संबंधित है और कथन क्या कह रहा है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने पड़ते थे। कथन तो सही है। कारण क्या कह रहे हैं कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक था। तो ये भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, इसे सैन्य प्रशासन में दहबिस्ती यानी 10-20 का नियम कहा जाता है। एक सैनिक के पीछे 2 घोड़े रखने का मुख्य कारण यह था कि लंबी यात्राओं के दौरान घोड़ों को आराम की आवश्यकता होती थी। युद्ध के दौरान थके या घायल घोड़ों को तुरंत बदलने के लिए यह अनुपात अनिवार्य था, ताकि सेना की गतिशीलता जो है वो बनी रहे। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, ज़ाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक की, सिकंदर लोदी की, शेर शाह की या अकबर की? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। देखिए, ज़ाब्ती प्रणाली भू राजस्व निर्धारण और वसूली की एक वैज्ञानिक विधि थी जो अकबर के शासनकाल की प्रमुख उपज थी। यह प्रणाली भूमि सर्वेक्षण यानी पैमाइश और नगद रूप से भू राजस्व निर्धारण पर आधारित थी। इसके तहत दस्तूर उल अमल तैयार किए गए। साम्राज्य के अधिकांश विकसित और उपजाऊ भूभागों में यह व्यवस्था लागू थी। इसका वास्तविक प्रणेता अकबर का दीवान राजा टोडरमल था। पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से 31 तक के क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखे उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अकबर से संबंधित अगर हम सामाजिक सुधार और शासन नीतियों को देखें तो राष्ट्रीय शासक के रूप में क्यों कहे जाते थे? क्योंकि इनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी और प्रशासनिक एकता और राजपूतों से वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किया था। इस प्रकार ये राष्ट्रीय शासक कहलाए। कर समाप्ति की बात करें तो इन्होंने दास प्रथा का अंत 1562 में किया, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में और जजिया कर की समाप्ति 1564 में लागू की थी। सामाजिक सुधार के तहत इन्होंने एक विवाह यानी मोनोगैमी को प्रोत्साहित किया, लेकिन यदि स्त्री वंध्या रहती थी इस पर यह दूसरे विवाह को करने के लिए आदेश दे देते थे। विवाह की आयु की बात करें तो लड़कों की आयु 16 वर्ष से अधिक और लड़कियों की 14 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए थी और कन्या सहमति अनिवार्य कर दी थी इन्होंने। प्रशासनिक एवं सैन्य व्यवस्था की बात करें तो ये प्रबुद्ध निरंकुश कहलाए, क्योंकि पूर्ण सत्ता के स्वामी थे और प्रजा कल्याण व धर्मनिरपेक्षता को ये समर्पित थे। मीर बख्शी का पद केंद्रीय सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, जिसका कार्य वेतन, संगठन और भर्ती करना होता था। इनके प्रथम दीवान मुजफ्फर खां तुर्बाती हुए और
पहले ये पूर्ण रूपेण दीवान का दर्जा प्राप्त करने वाले थे। मनसबदारी प्रथा इन्होंने 1574 से 1575 के मध्य लागू की, जिसका उद्देश्य स्वच्छ प्रशासन था और ये मंगोलिया की दशमलव प्रणाली से प्रेरित था। दहबिस्ती नियम के तहत 10 घुड़सवारों के लिए 20 घोड़े होने अनिवार्य थे, जिसका उद्देश्य यात्रा के समय आराम व युद्ध दोनों के लिए किया जाता था। ज़ाब्ती प्रणाली जो थी वो अकबर के समय में टोडरमल के द्वारा वैज्ञानिक भू राजस्व व्यवस्था थी, जो कि सर्वेक्षण पर आधारित थी। महत्वपूर्ण कालक्रम की बात करें तो मालवा की विजय 1561 में हुई थी। आमेर की राजकुमारी हरखा बाई से विवाह इनका 1562 में होता है। उड़ीसा विजय 1568 में और तुकारोई का युद्ध 1575 में अकबर के द्वारा किया जाता है। कर प्रणाली की बात करें तो दास प्रथा, तीर्थयात्रा और जजिया कर ये समाप्त करते हैं। ज़ाब्ती प्रणाली के तहत वैज्ञानिक भू राजस्व निर्धारण किया गया था और ये टोडरमल के द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? सैन्य अभियान, भू राजस्व, हास परिहास या चित्रकला? आंसर होगा भू राजस्व। राजा टोडरमल ने भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष यानी 1580 में इन्होंने आईने दहसाला यानी टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली शुरू की थी। इस व्यवस्था में पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और मूल्यों का औसत निकालकर उसका 1/3 यानी 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में तय कर दिया था। टोडरमल उस समय मुगल साम्राज्य के दीवान थे यानी वित्त मंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? जाप्ती, दहसाला, नस्क या कनकूत? तो इसका आंसर हो जाएगा दहसाला प्रणाली। देखिए, अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को ही बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसके प्रणेता राजा टोडरमल के नाम पर टोडरमल बंदोबस्त भी इसे कहा जाता है, जिस व्यवस्था में मुगल कर प्रणाली को एक स्थायी और पारदर्शी स्वरूप दे दिया गया था। अगला सवाल है, टोडरमल संबंधित थे कानून से, मालगुजारी सुधारों से, साहित्य से, संगीत से? आंसर होगा मालगुजारी सुधारों से। राजा टोडरमल का मुख्य संबंध मालगुजारी यानी भू राजस्व सुधारों से था। अकबर ने मुजफ्फर खां तुर्बाती और राजा टोडरमल को वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इन्होंने अलग अलग फसलों पर नगद रूप से वसूल की जाने वाली लगान राशि का 1571 से 1580 यानी 10 वर्ष का औसत निकाला था और इसी सुधार के परिणाम स्वरूप आईने दहसाला व्यवस्था को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न दिया गया है, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें 4 कथन दिए गए हैं और सही का हमें चयन करना है। कथन 1 है, तानसेन यानी रामतनु पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। ये गलत है, क्योंकि तानसेन को यह उपाधि ग्वालियर या रीवा के राजा ने दी थी। दूसरा कथन क्या है, अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। ये भी गलत है, क्योंकि मान सिंह की बहन का विवाह जो हुआ था वो सलीम यानी जहांगीर से हुआ था। कथन 2 भी गलत है। कथन 3 क्या है, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अबुल फजल ने ही आईने अकबरी लिखी थी। चौथा कथन क्या है कि राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि टोडरमल दीवान यानी वित्त मंत्री थे, ना कि प्रधान सेनापति। तो इस प्रकार केवल कथन 3 ही सही है, बाकी सब इनकरेक्ट हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतर की कड़ी है? बीरबल, टोडरमल, भगवान दास या भारमल? आंसर हो जाएगा इसका टोडरमल। देखिए, भू राजस्व प्रशासन में शेरशाह सूरी और अकबर के बीच की कड़ी राजा टोडरमल थे। टोडरमल ने अकबर के दरबार में आने से पूर्व शेरशाह सूरी के अधीन भी भू राजस्व व्यवस्था में अपनी सेवाएं दी थी। शेरशाह के समय प्राप्त इसी प्रशासनिक अनुभव का उपयोग उन्होंने बाद में अकबर की दहसाला व्यवस्था में भी
किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका टोडरमल। अगला सवाल है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? शाहनवाज खां, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल या मुल्ला दो प्याजा? आंसर होगा इसका टोडरमल। आईने दहसाला पद्धति का निर्माण मुगल दीवान राजा टोडरमल के द्वारा किया गया था। इसे लागू करने में ख्वाजा शाह मंसूर और मुजफ्फर खां तुर्बाती ने भी इनकी मदद की थी। यह व्यवस्था मुख्य रूप से साम्राज्य के उन क्षेत्रों में लागू थी जहां मुगलों का सीधा नियंत्रण यानी खालसा भूमि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1570, 1578, 1581 या 1582? तो इसका राइट आंसर होगा 1582। अकबर ने 1582 में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर एक सर्वमान्य आचार संहिता बनाना था। ये विचार मुख्य रूप से सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित था। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था और हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1582। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? आंसर हो जाएगा इसका अकबर। दीन ए इलाही का प्रसार मुगल शासक अकबर ने किया था। यह कोई नया धर्म नहीं था बल्कि सभी धर्मों के अच्छे विचारों का एक समन्वय था। इसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य में वैचारिक और धार्मिक एकता स्थापित करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के द्वारा 1582 में प्रारंभ किए गए पंथ पूरी तरह से सहिष्णुता और सार्वभौमिक सद्भाव के सिद्धांत पर टिका था। इसमें प्रवेश के लिए कोई दबाव नहीं था। यह पूरी तरह से व्यक्ति की स्वेच्छा पर आधारित था। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? अबुल फजल, अबुल कादिर बदायूनी, निज़ामुद्दीन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। देखिए, अकबर ने दीन ए इलाही को एक धर्म के रूप में स्थापित नहीं किया था बल्कि एक आचार पद्धति यानी कोड ऑफ कंडक्ट था। जहांगीर के समकालीन इतिहासकार जो थे मोहसिन फ़ानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मज़ाहिब में पहली बार इसे एक स्वतंत्र धर्म की संज्ञा दी थी। अर्थात जो ये तीन विकल्प दिए गए हैं, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी या निज़ामुद्दीन, इनमें से किसी ने भी दीन ए इलाही को धर्म नहीं कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने 1575 में करवाया था। शुरुआत में यहाँ केवल मुस्लिम धर्मगुरुओं को चर्चा के लिए बुलाया जाता था। 1578 में 1578 में इसके दरवाजे हिंदू, जैन, फारसी और ईसाई धर्म के विद्वानों के लिए भी खोल दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करते थे, या वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करते थे। इबादत खाना वास्तव में एक चर्चा कक्ष था, डिस्कशन हॉल था। इस भवन में अकबर विभिन्न धर्मों के दार्शनिकों और विद्वानों, उलेमा, ब्राह्मण, पादरी, दस्तूर के साथ दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद किया करते थे। सवाल की तरफ क्वेश्चन है, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? बुलंद दरवाज़ा, तुर्की सुल्ताना का महल, जामा मस्जिद या शहज़ादी अंबर का महल? तो जामा मस्जिद को, फ़तेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद को शान फतेहपुर या शान सीकरी के नाम से जाना जाता है।
पर्सी ब्राउन जैसे इतिहासकारों ने फतेहपुर सीकरी की इमारतों, विशेषकर जामा मस्जिद परिसर को मुगल वास्तुकला का गौरव कहा। वर्ष 1986 में यूनेस्को ने फतेहपुर सीकरी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। आंसर हो जाएगा इसका जामा मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधा बाई का महल या अकबरी महल? इसका आंसर हो जाएगा अकबरी महल। देखिए, अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है बल्कि आगरा के किले में स्थित है। फतेहपुर सीकरी की प्रमुख इमारतों की बात करें तो इसमें जोधा बाई का महल, पंचमहल जो कि पिरामिड के आकार का है, मरियम महल जिसे स्वर्ण महल भी कहते हैं, दीवान आम और दीवान खास, ये सभी हैं। अगर हम फतेहपुर सीकरी और आगरा के डिस्टेंस की बात करें तो ये लगभग 37 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या लाल किला? इसका सही आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। देखिए, दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण हुमायूं की विधवा हाजी बेगम के संरक्षण में हुआ था। इसके वास्तुकार मीरक मिर्ज़ा गियास थे, जिन्हें ईरान से बुलाया गया था। यह मकबरा अपनी चारबाग शैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले 32 से लेकर 46 जो प्रश्न हमने देखे हैं उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टोडरमल ने 1580 में आईने दहसाला व्यवस्था लागू की थी, जिसे हम बंदोबस्त व्यवस्था के रूप में भी जानते हैं। टोडरमल शेरशाह और अकबर दोनों के भू राजस्व प्रशासन के बीच की कड़ी के रूप में भी जाने जाते हैं। धार्मिक नीतियों की बात करें तो दीन इलाही जो था धर्म, वो 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा स्थापित एक धर्म नहीं था बल्कि माफ़ कीजिएगा एक आचार संहिता था, जिसके अबुल फजल प्रधान पुरोहित थे और एकमात्र हिंदू बीरबल ने इसे अपनाया था। इबादत खाने की बात करें तो 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इसे निर्मित किया गया और 1578 में यह सभी धर्मों के विद्वानों के धार्मिक वाद विवाद के लिए खोल दिया गया था। तो 1575 में निर्माण हुआ और 1578 में सभी धर्मों के विद्वानों के लिए खोल दिया गया। वास्तुकला की बात करें तो जामा मस्जिद को शान फतेहपुर कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो कि भारतीय फारसी वास्तुकला का मिश्रण है, जिसके वास्तुकार मीरक मिर्ज़ा गियास थे, जो कि ईरान से बुलाए गए थे। अगर हम स्थान की बात करें तो पंचमहल, स्वर्ण महल, जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में अवस्थित हैं। वहीं अकबरी महल आगरा में स्थित है। साहित्य व उपाधि की बात करें तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल, और तानसेन की उपाधि इन्हें ग्वालियर रीवा के राजा के द्वारा दी गई थी। तानसेन को उपाधि ग्वालियर रीवा के राजा ने दी थी। अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? निज़ामुद्दीन औलिया, अकबर, ज़ैनुल आबदीन या शेख नासिरुद्दीन चिराग? आंसर होगा अकबर। अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था, जिसे सुलह कुल कहा जाता था। 1582 में अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद इलाही यानी दीन इलाही नामक एक नया पंथ प्रवर्तित किया था। यह सिद्धांत अकबर की राजनीतिक उदारता और धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारे की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित है? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण या उपयुक्त सभी? आंसर होगा उपयुक्त सभी। सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ है सार्वभौमिक शांति और भाईचारा। यह नीति केवल धार्मिक सहिष्णुता तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें राजनीतिक उदारता
और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण का भी समावेशन था। इस नीति के माध्यम से अकबर ने अपने साम्राज्य में हिंदू मुस्लिम एकता और सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या औरंगज़ेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। देखिए 1580 में जौनपुर के एक प्रमुख धर्मगुरु या काजी मुल्ला मोहम्मद यज़दी ने यह फतवा जारी किया था। ये फतवा सभी मुस्लिमों को मुग़ल बादशाह अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाने हेतु जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है और कारण आर है और हमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है कि अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। कारण क्या है कि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो कथन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कारण इसका इनकरेक्ट है। आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी ए सही है और आर गलत है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। अकबर ने सीकरी का निर्माण 1568-1569 में आरंभ करवाया और गुजरात विजय जो कि 1572-1573 के बाद इसे फतेहपुर सीकरी का नाम दिया गया। बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय की स्मृति में करवाया गया था, जबकि पर्सी ब्राउन इसे 1601 ईस्वी की दक्षिण विजय का स्मारक के रूप में मानता है। इसका निर्माण जहांगीर के जन्म की खुशी में नहीं हुआ था, इसलिए आर पूर्णतया गलत है और ए सही है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? सिंध, मुल्तान, उड़ीसा या गुजरात? आंसर होगा इसका गुजरात। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा अपनी गुजरात विजय की ऐतिहासिक सफलता को यादगार बनाने के लिए किया था। यह विशाल प्रवेश द्वार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है और मुग़ल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार या ताज महल? देखिए मुग़ल बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी में ही जामा मस्जिद का निर्माण भी अकबर के द्वारा कराया गया था। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो बुलंद दरवाज़ा और जामा मस्जिद दोनों का ही निर्माण अकबर के वास्तुकला के प्रमुख योगदान में हमें देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा ए और बी। आयोग ने इसका आंसर दोनों माना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुग़ल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर? आंसर होगा अकबर। देखिए मुग़ल साम्राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार अकबर ने किए थे। उसने अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद और मुर्शिदाबाद में शिक्षा के नए केंद्र स्थापित किए थे। निर्धन छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी और उसके काल में फ़ारसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। यद्यपि अकबर जो थे वो स्वयं निरक्षर थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में, फतेहपुर सीकरी में? आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। अकबर द्वारा बनवाई गई सर्वाधिक और श्रेष्ठतम इमारतें उसकी राजधानी फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। प्रमुख इमारतें दीवान आम, दीवान खास, पंचमहल, खास महल, जोधा भाई का महल और बीरबल की कोठी हैं। कला समीक्षक पर्सी ब्राउन ने सीकरी स्थित तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल, दीवान खास, जोधा भाई का महल या बुलंद दरवाज़ा? आंसर होगा पंचमहल।
फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल की डिज़ाइन पूरी तरह से भारतीय बौद्ध विहारों पर आधारित है। यह एक पिरामिड के आकार का पाँच मंजिला भवन है, जिसकी ऊपरी मंजिलें क्रमशः छोटी होती जाती हैं। यह आयताकार भवन नालंदा में बने बहुमंजिला बौद्ध विहारों की वास्तुकला से सीधे तौर पर प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचमहल। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया है? आंसर होगा पंचमहल। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था, जो बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण करता है। यह बहुमंजिला इमारत मुगल कालीन वास्तुकला में प्राचीन भारतीय शैलियों, विशेषकर बौद्ध विहारों के समन्वय का सबसे सटीक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था मोती महल, पंचमहल, रंग महल, हीरा महल? आंसर होगा पंचमहल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहांगीर महल स्थित है दिल्ली में, औरंगाबाद में, आगरा में, लाहौर में? आंसर होगा इसका आगरा में। देखिए, जहांगीर महल उत्तर प्रदेश में आगरा के किले के अंदर स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने उत्तराधिकारी सलीम यानी जहांगीर और उसकी हिंदू पत्नियों के निवास के लिए करवाया था। ये महल हिंदू इस्लामी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है और ग्वालियर के मान सिंह महल की वास्तुकला से ये प्रेरित है। तो आंसर हो जाएगा इसका आगरा। अगला सवाल है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा, आगरा, औरंगाबाद या फतेहपुर सीकरी? इसका आंसर होगा सिकंदरा। अकबर का मकबरा आगरा के समीप सिकंदरा नामक स्थान पर है। इसे अकबर ने बहिश्ताबाद नाम दिया था। इस मकबरे का निर्माण अकबर ने स्वयं शुरू करवाया था, परंतु 1613 में इसके पुत्र जहांगीर ने इसे पूर्ण करवाया। ये 5 मंजिला मकबरा मुगल स्थापत्य में अनूठा है, क्योंकि इसकी सबसे ऊपरी मंजिल जो है वो गुंबद विहीन यानी बिना गुंबद की है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला, आगरे का किला, इलाहाबाद का किला या लाहौर का किला? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली का लाल किला। देखिए, दिल्ली का लाल किला मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के शासनकाल में बनवाया गया था, ना कि अकबर के। जबकि आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये तीनों सैन्य एवं आवासीय किलों का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सूची 1 में सम्राट के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित मकबरे दिए गए हैं और सही उत्तर का हमें चयन करना है। बाबर के मकबरे की बात करें तो ये काबुल में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जो कि आगरा के निकट अवस्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा में स्थित है और शाहजहाँ का मकबरा आगरा में ताजमहल के अंदर अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 से 61 तक के क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सुलह कुल की बात करें तो ये नीति सार्वभौमिक शांति व भाईचारे की थी और फतवा जो है अकबर के खिलाफ 1580 ईस्वी में जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद यज़दी के द्वारा अकबर के विरुद्ध दिया गया था। अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किए, जिसके तहत अकबर ने मुफ्त शिक्षा और नए केंद्र अजमेर, दिल्ली, इलाहाबाद आदि में खोले और फ़ारसी को अपनी राजभाषा बनाया। वास्तुकला की बात करें तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय की स्मृति में इन्होंने निर्मित करवाया। पंचमहल जो कि 5 मंजिला पिरामिड नुमा इमारत है, ये बौद्ध विहारों नालंदा की शैली पर आधारित है। अन्य इमारतों की बात करें तो दीवान खास, जोधा भाई महल, तुर्की सुल्ताना का महल, जिसे तुर्की सुल्ताना महल को स्थापत्य कला का मोती पर्सी ब्राउन के द्वारा कहा गया। किले और अन्य मकबरों को बात करें तो अकबर के द्वारा निर्मित किले आगरा का किला है, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला है। वहीं दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। जहांगीर का महल आगरा के किले में स्थित है, जो कि ग्वालियर के मान सिंह महल से प्रेरित है। मुग़ल मकबरों की बात करें तो बाबर का मकबरा काबुल में है,
अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जिसे 1613 में जहांगीर के द्वारा पूरा कराया गया था और ये 5 मंजिला है लेकिन गुंबद विहीन मकबरा है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और शाहजहां का मकबरा आगरा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ मुग़ल शासक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके मकबरे दिए गए हैं और सूची से सुमेलित करना है हमें। तो बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है और काबुल के अफ़गानिस्तान में अवस्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। अकबर का अकबर का सिकंदरा में और जहांगीर का लाहौर में अवस्थित है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 1 का बा, 2 का आ, 3 का दा और 4 का सा। आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फ़ारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह कौन था? उतबी, नाज़री, अबुल फ़ज़ल या फ़ैज़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ़ैज़ी। देखिए, अकबर ने अपने राजकवि फ़ैज़ी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और महाभारत का फ़ारसी अनुवाद रज़्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक के नाम से किया गया। यह अनुवाद फ़ैज़ी के निर्देशन में नकीब खां, बदायूनी और फ़ैज़ी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया था। इसके अतिरिक्त फ़ैज़ी ने लीलावती और बदायूनी ने रामायण और अबुल फ़ज़ल ने कालिया दमन का फ़ारसी अनुवाद किया था। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा फ़ैज़ी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फ़ज़ल, निज़ामुद्दीन अहमद या शेख मुबारक? इसका राइट आंसर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। देखिए, महाभारत का फ़ारसी अनुवाद मुख्य रूप से अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां और फ़ैज़ी के सम्मिलित प्रयास का परिणाम था। यह अनुवाद कार्य अकबर के राजकवि फ़ैज़ी के निर्देशन में किया गया था। बदायूनी एक रूढ़िवादी सुन्नी मुस्लिम था जिसे अकबर ने हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया था। तो आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला सवाल है, महाभारत का फ़ारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? अनवर सुहेली, रज़्मनामा, हश्त बाहिश्त और आयर दनीश? आंसर हो जाएगा रज़्मनामा। रज़्म का अर्थ होता है युद्ध और नामा का पुस्तक। तो महाभारत के फ़ारसी अनुवाद को रज़्मनामा कहा गया। फ़ारसी भाषा में रज़्म का अर्थ होता है युद्ध और नामा का अर्थ होता है पुस्तक या कहानी। तो अर्थ हो गया इसका युद्धों की पुस्तक। इस ग्रंथ को मुग़ल चित्रकारों के द्वारा बेहतरीन चित्रों से भी सजाया गया था। तो आंसर हो जाएगा रज़्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फ़ारसी अनुवाद कहलाता है? आलमगीरनामा, रज़्मनामा, हमज़ानामा या बादशाहनामा? आंसर होगा रज़्मनामा। 16वीं शताब्दी में अकबर के आदेश पर अनुवादित महाभारत को रज़्मनामा के नाम से हम जानते हैं। हमज़ानामा की बात करें तो ये मुग़ल चित्रकला का एक प्रमुख ग्रंथ है जो अमीर हमज़ा के कारनामों पर आधारित है। वहीं आलमगीरनामा और बादशाहनामा बाद के मुग़ल शासकों यानी औरंगज़ेब और शाहजहां के इतिहास से संबंधित ग्रंथ हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फ़ारसी अनुवाद है? तो इसका आंसर होगा महाभारत। रज़्मनामा प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत का फ़ारसी अनुवाद है। अकबर का उद्देश्य इन अनुवादों के माध्यम से अपने मुस्लिम दरबारियों को हिंदू संस्कृति और मान्यताओं से अवगत कराना था। ये अकबर की धार्मिक सहिष्णुता यानी सुलह कुल की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किया था? अबुल फ़ज़ल, अब्दुल कादिर बदायूनी, फ़ैज़ी, अब्दुल रहीम खान खाना? तो इसका सही आंसर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर के आदेश पर रामायण का फ़ारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। बदायूनी को यह कार्य पूरा करने में 4 वर्ष का समय लगा और बदायूनी ने अकबर की कई उदारवादी नीतियों की आलोचना भी की थी।
फिर भी उसे यह अनुवाद कार्य सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? आंसर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। रामायण का अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। वहीं बात करें मुल्ला शेरी की, तो इन्होंने राज तरंगिणी का अनुवाद किया था। वहीं अबुल फजल ने कालिया दमन, जो कि पंचतंत्र का एक भाग है, उसका अनुवाद किया था। और फैज़ी ने गणित की पुस्तक लीलावती का अनुवाद किया था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मुल्ला शेरी ने राज तरंगिणी का, अबुल फजल ने कालिया दमन का, फैज़ी ने लीलावती का और बदायूनी ने रामायण और महाभारत का अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल और मीर सैयद अली। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद हुसैन। देखिए, अकबर के दरबार में मोहम्मद हुसैन, जो कि कश्मीर निवासी थे, एक अत्यंत प्रसिद्ध सुलेखक थे। अबुल फजल की आईने अकबरी में भी इनका प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। उनकी उत्कृष्ट लिखावट से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें जरी कलम यानी स्वर्ण लेखनी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जरी कलम का मतलब होता है स्वर्ण लेखनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। अगला क्वेश्चन है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहे और जिन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, हेमचंद्र, हरि विजय सूरी, जिनसेन या उमा स्वाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरि विजय सूरी। देखिए, हरि विजय सूरी वे प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन आचार्य थे, जिन्हें अकबर ने 1582 में अपने दरबार में आमंत्रित किया था। अकबर उनके जैन सिद्धांतों से इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने जगत गुरु की उपाधि हरि विजय सूरी को प्रदान की थी। इनके प्रभाव में आकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया था और पशु पक्षियों के वध पर भी रोक लगा दी थी। एक अन्य जैन विद्वान जिनचंद सूरी को अकबर ने युग प्रधान की उपाधि दी थी। तो युग प्रधान की उपाधि की बात करें तो ये दी थी जिन चंद्र सूरी को, और जगत गुरु की उपाधि दी थी हरि विजय सूरी को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? आंसर होगा इसका हरि विजय सूरी। देखिए, हरि विजय सूरी को जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांतों के प्रति उनके गहरे ज्ञान के लिए अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। और अगर हम जिनचंद सूरी की बात करें तो अकबर के दरबार से जुड़े हुए थे और इन्हें अकबर ने युग प्रधान की उपाधि दी थी। ये सभी विद्वान अकबर के इबादत खाने यानी फतेहपुर सीकरी में होने वाली धार्मिक चर्चाओं का हिस्सा बनते थे। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? चंद्रप्रभ सूरी, हरि विजय सूरी, पुष्पदंत, यशोभद्र। आंसर होगा हरि विजय सूरी। अकबर सभी धर्मों के विद्वानों का सम्मान करता था। जैन धर्म के सर्वप्रमुख आचार्य हरि विजय सूरी को उसने दरबार में उच्च या सर्वोच्च स्थान सम्मान दिया था। अकबर की सर्वधर्म समभाव की नीति यानी सुलह कुल के तहत विभिन्न धर्मों, जिनमें हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, इन सभी विद्वान मुगल दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अगला सवाल है, क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अबुल हसन, दसवंत, किशन दास या उस्ताद मंसूर। तो इसका आंसर होगा दसवंत। देखिए, आईने अकबरी में अकबर के समय के कई प्रमुख चित्रकारों के नाम दिए गए हैं, जिनमें दसवंत, बसावन, केशव और लाल मुकुंद मिस्किन ये सभी थे। दसवंत जो थे वो एक अत्यंत प्रतिभाशाली चित्रकार थे, लेकिन बाद में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे। इनकी मानसिक स्थिति के कारण 1584 में दसवंत ने आत्महत्या कर ली थी। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन मुख्य रूप से जहांगीर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा दसवंत। नेक्स्ट है,
इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर, शाहजहां, औरंगज़ेब या बहादुर शाह? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अकबर। देखिए, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1558 से 1603 के मध्य रहा। इसी दौरान भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। अतः दोनों शासक एक ही समयावधि में क्रमशः इंग्लैंड और भारत पर शासन कर रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अकबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? औरंगज़ेब, अकबर, जहांगीर या हुमायूं? तो राइट आंसर होगा इसका अकबर। देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन लंदन में दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक था। हालांकि कंपनी के दूत जैसे कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो बाद में जहांगीर के दरबार में व्यापारिक रियायतें मांगने आए थे। लेकिन पूछ रहा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके शासनकाल में हुआ था? भारत में उस समय किसका शासन था? तो उस समय अकबर का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ने से पहले हम लोग क्विक रिवीजन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 से 76 के मध्य का। मकबरों की बात करें तो बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में और जहांगीर का लाहौर में है। प्रमुख उपाधियों की बात करें तो जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई थी, जो कि जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध सुलेखक थे। जगत गुरु की उपाधि जैन आचार्य हरि विजय सूरी को दी गई थी। वहीं युग प्रधान की उपाधि जैन आचार्य जिन चंद्र सूरी जी को दी गई थी। अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने की थी, जिसके निदेशक थे फैज़ी। रज़्मनामा जो है वो महाभारत का फ़ारसी अनुवाद है, जिसके अनुवादकों में बदायूनी, नकीब खां और फैज़ी मुख्य रूप से जाने जाते हैं। रामायण का फ़ारसी में अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया और इसमें कुल 4 वर्ष लगे थे। चित्रकार दसवंत जो थे वो अकबर कालीन थे और 1584 में मानसिक विक्षिप्तता से इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अकबर के समकालीन शासक के रूप में एलिजाबेथ प्रथम हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में जब गठित हुई तो उस समय भारत के शासक अकबर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो आंसर होगा इसका अकबर। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई। इस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर का कुल शासन 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वे कौन था? मलिक मोहम्मद जैसी, अमीर खुसरो, रसखान या अबुल फजल? आंसर होगा अबुल फजल। प्रसिद्ध मुगलकालीन विद्वान और इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी रचनाओं में अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था। अबुल फजल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे और इन्होंने ही आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिंच, सर थॉमस रो, जॉन हॉकिंस या पीटर मुंडी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रॉल्फ फिंच। देखिए, रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का गहराई से अवलोकन किया था। इसने 16वीं सदी के भारतीय व्यापारिक तथा नगर केंद्रों के बारे में महत्वपूर्ण और प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका रॉल्फ फिंच। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जजिया कर की समाप्ति इन्होंने की थी 1664 में, जो कि गैर मुस्लिमों पर कर लगता था उसे समाप्त कर दिया था। दूसरे क्रम में आएगा इबादत खाने का निर्माण, जो कि इन्होंने 1575 में
करवाया था फतेहपुर सीकरी में धर्म चर्चा को लेकर के। धर्म की चर्चा यहाँ पे होती थी। मजहर पर हस्ताक्षर हुआ था 1579 में। मजहर क्या था? ये धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेना था अकबर के द्वारा। और अंतिम में आता है दीन इलाही, जो कि 1582 में अकबर के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसका अन्य नाम था तौहीद इलाही। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये कूट सुमेलित है। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होती हैं एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है, गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उसके संबंध में क्या सही है? पहला, यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था, ये करेक्ट है। दूसरा, ये मिशन अकबर से लाहौर में मिला, ये भी सही है। यह मिशन में एंटोनियो मॉन्सरेट शामिल थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी होगा। 1, 2, 3 तीनों सुमेलित है। अब हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, प्रथम मिशन जो आया था वो 1580 में आया था और फतेहपुर सीकरी में ये अकबर से मिला था। वहीं दूसरा मिशन 1591 में आया था और ये लाहौर में अकबर से मिला था। वहीं तीसरा मिशन 1595 में लाहौर में मिला था और जिसका नेतृत्व जेरोम जेवियर ने किया था। और इसमें एंटोनियो मॉन्सरेट जो कि मुराद का ट्यूटर था वो भी शामिल था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1590 में, 1575 में, 1576 में या 1572 में? इसका राइट आंसर होगा 1576। देखिए, 1574 में अकबर के आदेश पर मुनीम खां ने दाऊद खां को स्वघोषित स्वतंत्र शासक को पराजित कर बिहार को जीत लिया था। और 12 जुलाई 1576 को मुगल सेनापति टोडरमल ने दाऊद खां को पूर्णतः पराजित कर दिया था। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गए थे। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 1576। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले क्विक रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ। उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल था, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी के मध्य था। अमेरिका की खोज का उल्लेख मुगल कालीन विद्वान और इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी रचनाओं में किया है। पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच था, जो फतेहपुर सीकरी और आगरा आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अकबर के प्रमुख कार्यों की बात करें तो इन्होंने जजिया की समाप्ति 1564 में की, इबादत खाने का निर्माण 1575 में किया, मजहर की घोषणा 1579 में की और दीन इलाही की स्थापना 1572 में इन्होंने की थी। ईसाई मिशन की बात करें तो जो तीसरा मिशन था वो 1595 में लाहौर पहुंचा था। इसमें पादरी एंटोनियो मॉन्सरेट को शहजादा मुराद का शिक्षक बनाया गया था, वो भी इसमें शामिल थे। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो मुनीम खां और टोडरमल के नेतृत्व में 1576 में बंगाल और बिहार का मुगल साम्राज्य में पूर्ण विलय कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। ये इस प्रकार हमारा अकबर से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए सभी सवालों को हम लोगों ने देख लिया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।